हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस द लर्निंग ऐप और मैं हूं चंदन सर। डियर साथियों, आज हम लोग एक डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो बनाने जा रहे हैं या इस सेशन में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी वैकेंसी, इस वैकेंसी का पेपर कट जो एक नोटिफिकेशन था बहुत दिनों से सर्कुलेट हो रहा था, लगभग जनवरी 2024 या दिसंबर 2023 ही सर्कुलेट हो रहा था कि एसजीपीजीआई लखनऊ में जो इस सिचुएटेड है उसकी वैकेंसी आ रही है। हालांकि 2023 में भी आई थी, हमारे बहुत से बच्चे उसमें सिलेक्ट भी हुए हैं, अभी जॉब भी कर रहे हैं। उनका प्रोबेशन पीरियड अब खत्म होने वाला है, लगभग 6 महीने से ज्यादा काम करते हुए भी अब हो गया, उनके पोस्टिंग हुए भी। अब फिर अगेन 2024 में भी वैकेंसी आया है, बट वो ऑफिशियल वैकेंसी नहीं था। कुछ दिन पहले वो ऑफिशियल वैकेंसी रिलीज हुआ था, पब्लिश हुआ था एसजीपीजीआई के वेबसाइट पे, तो भी मैंने बताया था कि पब्लिश हो चुका है। लेकिन इसका डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि इसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ था। तो मैंने बोला था कि जब फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा उस दिन इसके डिटेल नोटिफिकेशन वीडियो बनाई जाएगी। आज के इस वीडियो में हम इसके डिटेल डिस्कशन करने जा रहे हैं क्योंकि फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। तो अब अपनी तैयारी भी आप स्टार्ट कर दो। तैयारी तो पहले से ही करना था स्टार्ट, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो कम से कम आज से तो जरूर स्टार्ट कर देना। पहले हम वेरीफाई करते हैं सर कि ये वैकेंसी जो है रीजनल जेन्युइन है कि नहीं है। और सबसे पहले मैं यही बता देता हूं कि फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गया है, क्या डेट है, कब से कब तक अप्लाई होगा और कैसे अप्लाई करते हो, इसी को बताते हैं। फिर डिटेल नोटिफिकेशन पे बात करूंगा कि सिलेबस क्या रहने वाला है, किस किस पार्ट से क्वेश्चन पूछेगा, सर जी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आप कहां से हो तो अप्लाई कर सकते हो नहीं कर सकते हो, कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, किस किस पोस्ट पे वैकेंसी, सारी डिटेल बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं सर हम लोग गूगल क्रोम पे। एंड गूगल क्रोम पे सर जी आपको सर्च करना है कुछ एसजीपीजीआई लिख करके। क्या सर्च करना है सर? बहुत बड़ा वर्ड नहीं लिखना है, एसजीपीजीआई आपको लिखना है। सबसे फर्स्ट वन में जो एसजीपीजीआई एमएस लखनऊ का जो वेबसाइट ओपन होगा उस वेबसाइट पे आपको क्लिक करनी है। जैसे ही क्लिक करोगे सर एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा जो इसकी वेबसाइट का होम पेज होगा। ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। इस डैशबोर्ड को नीचे ऐसे स्क्रॉल डाउन करो और स्क्रॉल डाउन करने के बाद जो यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पे है एडवर्टाइजमेंट नंबर I/48, ये लिखा हुआ है ना I/48, यही है सर डिटेल नोटिफिकेशन। इसमें सारा डिटेल दिया हुआ है, क्या क्या है जरा इस पे मैं डिस्कशन आपको कर देना चाहूंगा। देखो सर यहाँ सारा डेट वाइज दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट में बात करना चाहूंगा सिलेबस पार्ट बी और सिलेबस पार्ट ए यहाँ लिखा हुआ है जो कि 22/5/2024 को रिलीज हुआ था। डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है 8/5/2024 को रिलीज हुआ था, यानी कि 8 मई 2024 को रिलीज हुआ था। और इसका फॉर्म अप्लाई डेट कब से स्टार्ट होगा? ये 7 जुलाई 2024 को रिलीज हुआ। अब फॉर्म अप्लाई डेट यहां कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो यहां पर दिया हुआ है, एक्टिवेटेड ऑन 8 जून 2024। 8 जून 2024 से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले यदि आपको फॉर्म ही अप्लाई करना है तो फॉर्म अप्लाई करने के लिए ये जो दिया हुआ न्यू लिखा हुआ है इस लिंक पे क्लिक करोगे, नया डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। जैसे ही नया डैशबोर्ड ओपन होगा यहां पर देखो दो ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक हेयर टू रजिस्टर न्यू यूजर और क्लिक हेयर टू लॉग इन फॉर रजिस्टर्ड यूजर। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हो एसजीपीजीआई एमएस पे तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहां डायरेक्ट क्लिक करोगे। यदि आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो और फॉर्म फिल करने जा रहे हो तो बस वेरी सिंपल सर, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद ये देखो इस प्रकार से प्रोसेसिंग टाइम लेगा। प्रोसेसिंग होने के बाद नया डैशबोर्ड आपको ओपन हो जाएगा। इस प्रकार से कुछ कंसेंट लेंगे आपसे। कंसेंट लेने के बाद आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, सारा रजिस्ट्रेशन जो है नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी सारा एसेंशियल मांगते हैं वो आप फिलअप कर दो। फिलअप करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा। जब पहला स्टेप लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा तब आपको दूसरा स्टेप अपनानी है। क्या? अब हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आप अपना यूजर आईडी जो अभी आपने क्रिएट किया है और पासवर्ड डालो, कैप्चा फिल करो और लॉगिन करो। लॉगिन करने के बाद पूरी की पूरी फॉर्म फिल करो और पेमेंट करके अपना फॉर्म सबमिट कर दे और लास्ट का प्रिंट जो है वो आप रख लो। यही है सिंपल फॉर्मूला फॉर्म फिलअप का। तो ये तो हमें पता चल गया सर कि ये वैकेंसी जो है वो जेन्युइन है। दूसरा एक हमें ये पता चल गया कि फॉर्म अप्लाई कैसे कर सकते हैं। यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ था जो मैं आपको बताना चाहूंगा सर जी, कि फॉर्म अप्लाई कब से कब तक होगा। देखो जैसे ही फॉर्म अप्लाई वाले डैशबोर्ड पे आप क्लिक किए थे तो एक डैशबोर्ड ओपन हुआ था। ये डैशबोर्ड जैसे ही ओपन होगा यहाँ पर देखो दो डेट दिया हुआ
एप्लीकेशन फॉर्म ओपनिंग डेट 8 जून 2024 से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो गया है और एप्लीकेशन फॉर्म क्लोजिंग डेट 25 जून 2024 तक चलेगा। तो इस बात को याद रखना, 25 से 25 जून से पहले आप अप्लाई कर लो ताकि आपका फॉर्म छूट ना जाए, मिस ना हो जाए। 8 से 25 के बीच में कर लेना है। गॉट इट सर? क्लियर? डेट भी क्लियर हो गया होगा। अब अगर डिटेल नोटिफिकेशन का आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है तो ये सारा पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी दे दिया हूं। रैंक प्लस द लर्निंग ऐप है, लैब फाउंडेशन 2.0 बैच के वैकेंसी अपडेट सेक्शन है, वहां पर भी वीडियो और पीडीएफ सारे अवेलेबल होते हैं, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो या आप इस वेबसाइट पर भी आकर डाउनलोड कर सकते हो। सर क्या क्या पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है? सर पीडीएफ में आप डाउनलोड कर सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट डिटेल में क्या क्या है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस पार्ट ए क्या क्या है और सिलेबस पार्ट बी क्या क्या है। ए और बी मतलब टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब मैं आता हूं सीधा सीधे इसे डिटेल नोटिफिकेशन पे। जैसे ही इस पीडीएफ पे क्लिक करोगे सर, यहां पर जैसे ही क्लिक करोगे वो पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा बिल्कुल क्लियरली। इस पीडीएफ में सारे के सारे पोस्ट जो है वो मेंशन किए गए हैं। क्या क्या पोस्ट मेंशन किया गया सर? जूनियर इंजीनियर है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, स्टोर कीपर है, स्टेनोग्राफर, रिसेप्शनिस्ट है, नर्सिंग ऑफिसर है, परफ्यूशनिस्ट है, टेक्नीशियन रेडियोलॉजी में के लिए पूछा गया है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो हमारी वैकेंसी है उसके लिए। मैं इसी पे अभी आगे बात करूंगा। रेडियो थेरेपी का है, टेक्नीशियन असिस्टेंट का है, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट का है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का है, न्यूक्लियर मेडिसिन टेक्नोलॉजिस्ट का, टेक्नीशियन जो डायलिसिस टेक्नीशियन होते हैं, ओटी असिस्टेंट का है, सैनिटरी इंस्पेक्टर का है और सीसीएसटी असिस्टेंट का है। इतने सारे पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है। अब मैं आपको ये पीडीएफ जैसे यहाँ आइकॉन पे क्लिक करोगे सर, आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और आप इसको डिटेल में चेक कर सकते हो। वैसे ही सेम वे जो है आप सिलेबस का भी पीडीएफ, सिलेबस पार्ट ए पे क्लिक करोगे तो सिलेबस जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे देखो ये लोड हो रहा है, ये ओपन हो गया। प्रोसेसिंग इट्स डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड। देखो पार्ट ए का सिलेबस ओपन हो गया, वैसे ही आप पार्ट बी का भी जो है वो सिलेबस ओपन कर सकते हो। यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, हमारे रैंक प्लस द लर्निंग ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हो या हमारे चंदन एमएलटी जो टेलीग्राम चैनल है वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। कहीं से भी आप डाउनलोड कर लो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी पंगा नहीं है। पंगा क्या है सर? पंगा अब हम लोग बात करने जा रहे हैं डिटेल पे कि इस वैकेंसी में क्या क्या डिटेल है। ठीक है, सबसे फर्स्ट वन जो मैंने अभी पोस्ट की बात करी, कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी है वो आपने देख लिया है। सारे मैंने पोस्ट आपको एक्सप्लेन किया, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं बता रहा था। सबसे बड़ी बात इसमें जो वैकेंसी हमारी है वो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की, और रिक्रूटमेंट नंबर आप याद रखना कितना है, I/48/9। कितना है सर? I/48/9, 9वें नंबर की वैकेंसी है। ठीक है, I/48 सब में लगा होगा, लेकिन सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें नंबर पे जो है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है। ठीक है, ये सारे पोस्ट हम लोग देख चुके हैं। कितने पोस्ट पे वैकेंसी है? 21 पोस्ट पे वैकेंसी है। सी ग्रुप की वैकेंसी है, लेवल 6 पे लेवल मिलेगा आपको, अच्छा खासा पेमेंट मिलने वाला है, गवर्नमेंट वैकेंसी है। ये सारे पोस्ट हम लोग बात कर चुके हैं। जो फॉर्म फिल है, कितना पैसा लगेगा सर फॉर्म फिल करने में? तो फॉर्म फिल करने में आपको 1000 जो है वो फॉर्म फी है अनरिजर्व के लिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1000 है, एससी एसटी के लिए 600 रुपया है। इसमें 18% जीएसटी अलग से देना होगा, तो 180 रुपया इन दोनों पे और 108 रुपया इस पे जीएसटी लगता है। अनरिजर्व और ओबीसी को 1180 रुपए लगेंगे टोटल, और एससी एसटी को 708 रुपए लगेंगे फॉर्म को फिल करने के लिए, आपको फी देनी होगी। सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये आ रहा होगा कि सर एसजीपीजीआई, जो सबसे बड़ा आपके मन में सवाल आता है, हमारे पास क्वेश्चंस भी आते हैं कि एसजीपीजीआई जो वैकेंसी आया हुआ है सर, ये लखनऊ में एसजीपीजीआई सिचुएटेड है, लखनऊ पड़ता है उत्तर प्रदेश में, तो क्या इसमें केवल यूपी के ही स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? नेवर। इसमें अप्लाई करने के लिए सर जी देखो यहां पर एक चीज लिखा हुआ है, रिजर्वेशन एप्लीकेबल एज पर पॉलिसी ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। बस इसी सेंटेंस से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। इसमें अप्लाई आप इंडिया के किसी भी स्टेट का डोमिसाइल है, डोमिसाइल मतलब रेसिडेंस, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग्स करते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बट जो रिजर्वेशन क्लेम होगा वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश के रेसिडेंशियल स्टूडेंट को रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज अनदर स्टेट के स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। बट दे ऑल आर एलिजिबल इन दिस वैकेंसी। गॉट इट सर? किसी भी स्टेट से हो आप तो। अब इसमें कोई ये नहीं पूछेगा मैं महाराष्ट्र से हूं तो क्या कर सकता हूं सर? महाराष्ट्र क्या इंडिया में नहीं है? मैं तेलंगाना में हूं तो कर सकता हूं क्या? तेलंगाना क्या इंडिया में नहीं है? इंडिया के किसी भी स्टेट से हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। यू हैव द सिटीजनशिप ऑफ द इंडिया। ओके,
ये बात आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट थिंग आता है कि सर एज क्राइटेरिया क्या है, किस एज लिमिट से किस एज लिमिट तक भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो यदि आपका 1 जनवरी 2024 को, अभी जून चल रहा है, एज इन्होंने पीछे से ही लिया, बड़ी अच्छी बात है। आज मान लो किसी को 40 साल पूरा हो गया होगा तो बेचारा नहीं कर पाएगा, शायद ऐसा उससे मन में लोगे। 41 साल, 40 साल 3 महीने हो गया होगा तो शायद नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि 1 जनवरी 2024 तक आपका एज 18 साल से लेकर के 40 साल के बीच में है, जैसे कि अगर 1 जनवरी 2024 को मेरा 40 साल पूरा हो गया था, ठीक है, अभी चल रहा है जून, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो अभी तो आपका हो गया होगा 40 साल 5 महीना हो गया होगा सर, ठीक है। तो आज 40 साल 5 महीना हो गया होगा तो तब भी आप एप्लीकेबल हो। इसमें एज लिमिट 40 साल है, लेकिन एज 40 साल जो है 1 जनवरी को पूरा होना चाहिए। अगर 1 जनवरी 2024 तक 18 से 40 साल के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन भी क्लेम होता है एज लिमिट में, वो इसके डिटेल इस पीडीएफ को पढ़ लेंगे। SC ST से या PWD से, इससे कोई बिलोंग्स करते हैं तो उनको कुछ एज में रिलैक्सेशन भी मिलता है। गॉट इट सर। देखिए एक बात और अच्छा खासा ध्यान रखना, एज रिलैक्सेशन केवल और केवल यूपी के डोमिसाइल स्टूडेंट को ही मिलेगा। गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग है सर कि जो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की वैकेंसी है I/48(9), मैंने अभी बताया था। पोस्ट क्या है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट। इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या मांगा हुआ है, इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्लियर कट मेंशन किया हुआ है कि बैचलर डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, मतलब कि जिन्होंने BMLT किया हुआ है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिन्होंने DMLT किया हुआ है वे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिन्होंने PG/DMLT किया हुआ है वे भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, BMLT। या इसमें देखो यहां पर या मेंशन किया हुआ है ऐसे करके, मेडिकल लैबोरेटरी साइंस एक और कोर्स होता है BMLS, बैचलर इन मेडिकल लैबोरेटरी साइंस या BMLT, इन दोनों में से कोई भी कोर्स किया हुआ है आपने किसी भी रिकॉग्नाइज, किसी भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से यदि आपने BMLT या BMLS किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। बट इसमें कंडीशन एक और है, इन दोनों को कोर्स करने के बाद आपको 2+2 इयर्स की जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए। क्या चाहिए सर, एक्सपीरियंस चाहिए। मतलब कोई भी फ्रेशर जो अभी BMLT 3rd ईयर में होगा, एग्जाम दिया होगा, सर मार्कशीट नहीं आया है तो सर्टिफिकेट नहीं आया, वो नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तभी अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक्सपीरियंस जिस दिन से आपको BMLT या BMLS कंप्लीट होकर रजिस्ट्रेशन हो गया होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद से लेके 2 ईयर काउंट कर लो तब का। ऐसा नहीं कि हम BMLT कर रहे थे और एक्सपीरियंस भी है, वो वाले नहीं, या BMLT करने के पहले का एक्सपीरियंस है वो भी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। गॉट इट सर, क्लियर। एक्सपीरियंस में भी कंडीशन है कि एक्सपीरियंस जो है वो मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल से होना चाहिए। इस मतलब कि आप एक्सपीरियंस किसी भी लैबोरेटरी का नहीं चलेगा, चाहे डॉक्टर लाल का हो, सारेल का हो, पैथकाइंड का हो, किसी भी बड़े से बड़े लैबोरेटरी का हो नहीं चलेगा। कम से कम वो ऐसे हॉस्पिटल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए जिस हॉस्पिटल में 100 बेडेड हॉस्पिटल हो, उसमें लैबोरेटरी हो, उस लैबोरेटरी से आपने एक्सपीरियंस लिया है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि जो भी स्टूडेंट अभी फ्रेशर निकल रहे हैं, मेरे पास इतने सारे सीनियर स्टूडेंट के रोज क्वेरीज आते हैं कि सर मुझे एक्सपीरियंस का बहुत पंगा है, किसी ने सजेशन नहीं दिया, मैं अब बहुत पैनिक हूं, क्योंकि अब एज नहीं है और 2-5 साल एज निकल गया मेरा, और फिर से 2 साल का एक्सपीरियंस कहां से लेंगे। क्योंकि उन्होंने क्या किया, सजेशन में क्या देता हूं इन सबके लिए, सुनो बड़ा ध्यान से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है सर, कि जैसे ही आपका BMLT, DMLT, BSc-MLT, BMLS फाइनल होता है, आप तुरंत कूद पड़ते हो मार्केट में कि हम तो लेबोरेटरी खोल लेंगे, अपना सेटअप है, मेरे को टेस्ट करना आता है, मेरे बाबूजी डॉक्टर है, तो मेरे चाचा, ताऊ, भतीजा विधायक है, हम तो भाई जॉब करने के लिए कूद जाएंगे। वो जॉब करने जाते हो और अपना जॉब स्टार्ट कर देते हो। एक्सपीरियंस, जॉब कर लिया 5 साल, एक्सपीरियंस नील बट्टा सन्नाटा रहा। 5 साल बाद एक वैकेंसी आया जो बहुत अच्छा, आपकी आंखों के सामने लड्डू फूट गया, उस वैकेंसी में आप अप्लाई करना है, एक्सपीरियंस तो आपकी काउंट होगी नहीं। इसीलिए जो भी बच्चे पास आउट अभी हो रहे हैं फिलहाल, या जो अभी एडमिशन लिए हैं पास तो होंगे ही, तो उन दोनों के लिए सजेशन है कि जैसे ही पास होते हो, कम से कम जो है 2 साल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स,
2 इयर्स के लिए जो है आप वैसे हॉस्पिटल में जॉब करो जो मिनिमम 100 बेडेड हो, इससे ऊपर होना चाहिए, 200-500 बेडेड हॉस्पिटल हो, उसमें जॉब करो लेबोरेटरी में, और कम से कम 2 साल से उसका एक्सपीरियंस लेकर के, आप सर्टिफिकेट लेकर के, फिर आप आफ्टर 2 इयर्स कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम ये एक्सपीरियंस जरूर लेना। ये फ्रेशर और न्यू स्टूडेंट के लिए सजेशन था, वरना आपकी भी स्थिति वैसे ही सीनियर के जैसा हो जाएगा जो अभी घूम रहे हैं एक्सपीरियंस फर्जी बनवाने के लिए। और यकीन मानो फर्जी नहीं बन सकता है, और बनेगा भी तो हुआ नौकरी कभी भी जा सकता है अगर वेरिफिकेशन हो गया तो। ठीक है, होप सो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वन थिंग है सर कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे होगा। सबसे फर्स्ट वन थिंग मैं बता देना चाहूंगा, इसका ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा CRT के थ्रू होगा। किसके थ्रू सर? CRT, कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सर। CBT एग्जाम होगा, और CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो है आपके रिटन एग्जाम नहीं, कंप्यूटर से ही एग्जाम होंगे। ये एग्जाम जो होंगे सर वो इंडिया के लखनऊ में ही नहीं होगा, इंडिया के मेजर सिटीज में एग्जाम होंगे। मेजर सिटीज इन्होंने बनाया हुआ एग्जाम सेंटर के रूप में। ये एग्जाम सेंटर आप जब फॉर्म फिल कर रहे होगे तभी आपको वहां पे सिलेक्ट करने के लिए रहेगा। आपको वहां पर एटलीस्ट कम से कम जो है 3 सिटीज सिलेक्ट करना है जो आपके नियर अबाउट पड़ता होगा। उन तीनों में से कहीं भी आपका सेंटर जा सकता है, तो आप CBT के लिए अपना सेंटर सिलेक्ट कर लेना ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग। ठीक है सर। जब एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सर, तो उसमें जो मीडियम होगा एग्जाम देने का, जो लैंग्वेज होगा वो केवल और केवल जो है इंग्लिश मीडियम में होगा। आप जो कहते हो ना सर कि आप इंग्लिश में पढ़ाते हो, हिंदी मीडियम पढ़ा, हमको हिंदी में नोट्स दो, मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, मेरे को हिंदी समझ में आती है, सर जी वो कहीं काम नहीं आएगा। मेडिकल में आप आए हो ना तो हिंदी को भूल जाओ, आप किस मीडियम से, उसको कोई मतलब नहीं है। मेडिकल को कोई पेशेंट आएगा, उसको इंजेक्शन देना है, तो क्या हिंदी में इंजेक्शन पे सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखे रहते हैं? टेस्ट का कोई भी पैरामीटर हिंदी में लिखा रहता है क्या? मशीन में कोई भी पैरामीटर हिंदी में आता है क्या? कुछ नहीं हिंदी में आता है। तो आप किस मीडियम से हो उससे कोई मतलब नहीं है मेडिकल साइंस को। मेडिकल साइंस में आए हो तो आप इंग्लिश सीखो सर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फॉर योर कैरियर, फॉर योर स्किल। कोई बहुत बड़ी इंग्लिश मतलब कोई बहुत बड़ी तोप नहीं, लैंग्वेज है, सीख लो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और सीख जाओगे रोज प्रैक्टिस में रहोगे तो। नहीं आता है, मैं हिंदी मीडियम से हूं, वो कहना इजी है, उसमें रहोगे तो नहीं हो पाएगा। इसका एग्जाम जो है ओनली जो है इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, और ऐसे मल्टीपल फ्यूचर में एग्जाम होंगे जो केवल और केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होंगे, और वहां आपको समस्या हो जाएगा। इसका एग्जाम इंग्लिश लैंग्वेज में होगा सर। जो आपको हॉल टिकट मतलब जो एडमिट कार्ड रिलीज होगा वो आपको इसी के ऑफिशियल वेबसाइट acpgims.org.in, जो अभी मैंने वेबसाइट ओपन किया था, उसी पे आपको एडमिट कार्ड भी रिलीज होगा। एग्जाम कब होगा और एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा उसका भी कोई डेट नहीं दिया गया इन्होंने। फिलहाल जो है 4 से 6 महीने तो मान के चलो कि इतने टाइम में आपको एग्जाम हो सकते हैं। अभी से लेकर टाइम टू टाइम इस वेबसाइट को विजिट करते रहना आपको एग्जाम डेट के लिए और अपने एडमिट कार्ड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जानकारी हम लेते हैं कि सर जो CRT होगा वो कितने मार्क्स का होगा और कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसमें सिलेबस क्या होगा। सबसे फर्स्ट वन जो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा वो CBT होगा, मैंने अभी जस्ट बताया। ये 2 घंटे का एग्जाम होगा। ड्यूरेशन कितना होगा सर? टाइम कितना दिया जाएगा आपको? लगभग 2 आवर्स। 2 आवर्स में कितने मिनट होते हैं सर? 120 मिनट होते हैं। गॉट इट? पहला आपको समझ में आ गया। ठीक है, दूसरा जो इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि MCQs पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा हमें कंफ्यूजन क्लियर हो गया। थर्ड वन जो होगा सर इसमें 60 मार्क्स के जो होंगे, सॉरी हाँ, थर्ड वन जो होगा सर वो इसमें 2 घंटे का मैंने बोला कि टाइम। थर्ड वन की इसमें क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे? क्वेश्चन इसमें जो होंगे सर वो 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यानी थर्ड वन हमें क्या पता चल गया सर? 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे सर? 100 क्वेश्चंस भी होंगे। क्लियर? क्वेश्चन कितने होंगे? 100, यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। अब पैटर्न क्या होगा क्वेश्चन की सर? 2 प्रकार का होगा, एक तो होगा टेक्निकल पार्ट और एक होगा नॉन टेक्निकल पार्ट। ठीक है, एक है होगा नॉन टेक्निकल। टेक्निकल पार्ट जो होगा वो 60 मार्क्स का होगा, 60 मार्क्स का होगा और 60 क्वेश्चंस भी होंगे। और नॉन टेक्निकल जो होगा वो 40 मार्क्स का होगा और इसमें 40 क्वेश्चंस भी होंगे। 60 और 40 100 मार्क्स हो गए, 60 और 40 100 मार्क्स हो गए, 60 एंड 40 100 क्वेश्चंस भी हो गए। क्लियर? इतनी सी बात समझ में आ गई।
टेक्निकल पार्ट मतलब जो आपने बीएमएलटी के ड्यूरिंग जो सिलेबस था वो आपको पढ़ना है। वो सिलेबस जो है हमारा लैब फाउंडेशन 2.0 बैच का जो सिलेबस है वही आपको पढ़ना है, ठीक है। नॉन टेक्निकल के लिए और टेक्निकल के लिए दोनों के लिए इन्होंने पीडीएफ सिलेबस भी दिया हुआ है, जो भी मैंने डाउनलोड करने के लिए आपको बताया था वेबसाइट पे, उसको भी आप देख सकते हो। हालांकि इसको मैं नेक्स्ट क्लास में जो इन्होंने पीडीएफ दिया हुआ है उसको भी टॉपिक बाय टॉपिक एक करके बता दूंगा कि क्या क्या इन्होंने टॉपिक मेंशन किया है टेक्निकल में भी और नॉन टेक्निकल में, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आता है कि टेक्निकल में तो अब बीएमएलटी का सिलेबस, कौन सा मैंने बोला, बीएमएलटी का सिलेबस, जो कहां मिलेगा आपको, रैंक प्लस ऐप पर मिलेगा, डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। उसमें 2.0 बैच में सिलेबस है। आप बोलोगे सर सिलेबस डाउनलोड जो आइकॉन है उस पर नहीं होता। लैब फाउंडेशन 2.0 बैच में डेमो सेक्शन में जाना है। डेमो सेक्शन में 2 सेक्शन है, एक वीडियो का है, एक पीडीएफ का है। पीडीएफ पे क्लिक करना, वहां से सिलेबस का पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट निकलवा लेना। नॉन टेक्निकल में क्या क्या होगा सर, 4 सेक्शन होंगे। एक इंग्लिश होगा, एक होगा जीके, एक होगा रीजनिंग और एक होगा मैथ। 10 नंबर का इंग्लिश, 10 नंबर का जीके, 10 नंबर का रीजनिंग और 10 ही नंबर का मैथ। 4 सेक्शन हुए, 40 नंबर, 40 60 100 मार्क्स। इन सब में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है इसके मैंने अभी जस्ट बोला कि नेक्स्ट क्लास में आपको उस पीडीएफ का डिटेल एक एक टॉपिक बता दूंगा, ठीक है। उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करें। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन इसी एग्जाम से क्या कि हमने जान लिया कि 100 मार्क्स का जो है, हमने जान लिया कि 100 मार्क्स का जो है एग्जाम होगा। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी? नेगेटिव मार्किंग डेफिनेटली होगा। 1 मार्क्स के लिए, एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 होगा। कितना होगा सर? नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 है। यानी कि अगर 1 मार्क्स मिलता है एक क्वेश्चन के लिए तो 100 मार्क्स मिलेगा 100 क्वेश्चन के लिए, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। नेगेटिव मार्किंग कितना है सर? 1/3। यानी अगर 3 क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो जाता है तो एक सही क्वेश्चन जो है वो कट जाएगा। लगभग 1/3 मतलब 0.33 मान सकते हो कि नेगेटिव मार्किंग, 0.25 नहीं हो, उससे भी बढ़ के है। तो जब एग्जाम आप दोगे ना तो इसको ध्यान दे करके दोगे एग्जाम, ठीक है सर। नेक्स्ट वन थिंग है दैट मींस एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन का पार्ट है इसमें स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट का मतलब होता है एक तरीके से कह सकते हो इंटरव्यू। क्या सर स्किल टेस्ट मेंशन था तो क्या मुझे इसमें इंटरव्यू भी होगा? नहीं, आपके पोस्ट के लिए इंटरव्यू नहीं होगा। स्किल टेस्ट कुछ सिलेक्टिव पोस्ट के लिए है, जिसमें कि सिलेक्टिव पोस्ट क्या है, जैसे कि स्टेनोग्राफर है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, इन सब के लिए जो एलडीए जिसको बोलते हैं, इन सब के लिए स्किल टेस्ट है। टाइपिंग वगैरह उनका स्पीड देखा जाता है, आपके लिए नहीं है। आप सीआरटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में सिलेक्ट हो जाओगे, मेरिट में नंबर आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यही था इसका कंप्लीट डिटेल। होप सो आपको सारी डिटेल समझ में आया होगा। एसजीपीजीआई एमएस जो लखनऊ की वैकेंसी है 2024 में, अप्लाई करो प्यारे, प्रिपरेशन स्टार्ट करो। प्रिपरेशन सेल्फ के कंटेंट से भी कर सकते हो, अगर नहीं है अच्छे गाइड में पढ़ना चाहते हो तो रैंक प्लस द लर्निंग ऐप डाउनलोड करके लैब फाउंडेशन 2.0 बैच परचेज करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो आज से ही। सिलेबस की एक एक जो डिटेल है वो नेक्स्ट वीडियो में अगेन आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नए क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।